तो भाई लोग फिर एक बार आपका स्वागत है मार्केट अपडेट्स की एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां पर अपन बात करते हैं कि पूरे दिन भर में स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, मार्केट की क्या क्या न्यूज़ेज है और इसका इंपैक्ट एक्चुअल में मार्केट के ऊपर और स्टॉक्स के ऊपर किस तरीके से पड़ सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, ताकि अपन इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू कर पाए जहां पर आपको दिन भर की पूरी अपडेट मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की। तो कल अपन ने मार्केट अपडेट्स की वीडियो में एक सेक्शन डाला था मंडे मार्केट प्रेडिक्शन, और मंडे को निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो उस दिन अपन ने समझा था ये वाला सपोर्ट लेवल, एक कंसोलिडेशन यहां पर बन रहा है, साइडवेज बन रहा है निफ्टी में, ये डेली टाइम फ्रेम है। तो यहां पर हमने एक देखा था कि भाई यहां पर एक गैप है और यहां पर गैप फिलिंग के चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो वॉर के चलते जो भी चीजें निकल के आ रही है ना, ये लॉन्ग टर्म तक मार्केट पे इंपैक्ट नहीं दिखा सकती, क्योंकि मार्केट सिर्फ रिएक्ट करता है एकदम इमीडिएट होने वाली चीजों पर, मतलब अचानक से कुछ हो गया उस पर रिएक्ट करता है। और अगर ये लड़ाई झगड़ा रोज ही चलता रहेगा, इनका ऐसे ही 1-2 महीना चलता रहेगा, तो मार्केट उसको भाव नहीं देता। हमने इसके पहले भी देखा था, रशिया यूक्रेन का वॉर जब आया था मार्केट में, मार्केट को पता लगा था, एकदम से रिएक्ट किया था मार्केट ने, और उसके बाद में मार्केट ने रैली भी अच्छी खासी दिखाया था। तो यहां पर गैप फिलिंग भी हुई और यहां पर पॉजिटिव साइड थे, अपन सपोर्ट लेकर यहां पर ऊपर जा रहे थे। तो जैसे कि यहां पर अपन अभी भी ऊपर जा रहे हैं, अभी नेक्स्ट अपना रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जहां पर हाई मारा था 25,200 के लेवल पर। तो यहां तक कि अभी क्लियर दिख रहा है, अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ा लफड़ा इन दोनों के बीच में निकल के नहीं आता। तो मार्केट में आज जो तेजी देखने को मिली है ना, इसकी वजह का एक और रीजन ये भी है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में आज हमको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। 72 रुपीज पर बैरल की रेट पर क्रूड ऑयल चल रहा था, जहां पर हमको बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। और दिन की बात करें तो यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर डाउन होता हुआ दिखा है, जिसके कारण मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ते हुए हमको दिखा है। अगली न्यूज निकल के आ रही है बजाज फाइनेंस की तरफ से, जहां पर कल तक बजाज फाइनेंस का शेयर का प्राइस 9,000 रुपए से भी ऊपर हुआ करता था, जो कि अभी मात्र 900 रुपए का बचा हुआ है। मतलब शेयर प्राइसेस में हमको पूरे 90% का यहाँ पर क्रैश बोल सकते हैं, इतना बड़ा क्रैश हमको देखने को मिला है। तो इसके पीछे का रीजन मैं आपको समझा देता हूँ, ये क्या चीजें यहाँ पर हो रही है, स्टॉक के प्राइसेस इतना नीचे क्यों आए। तो सबसे पहली बात, स्टॉक जो कंपनी है बजाज फाइनेंस, इन्होंने सबसे पहले तो 4:1 का बोनस शेयर डिक्लेयर किया है। मतलब अगर आपके पास में एक शेयर होगा तो एक के ऊपर आपको 4 बोनस शेयर मिलेंगे। मतलब एक शेयर जिसके पास में होगा उसके पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 5, ठीक है, 5 शेयर हो गए। और साथ में कंपनी ने 2:1 का यहां पर स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट भी डिक्लेयर किया है, जहां पर 5 नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा टोटल 10। मतलब जिसके पास में एक शेयर था उसके पास में 10 शेयर हो जाएंगे। तो एक का 10 हो गया, मतलब ऐसा तो नहीं कि भाई सीधा तुम्हारे पैसे 10 गुना हो जाएंगे, कल 1 लाख रुपए लगाए तो आज 10 लाख हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया डिवाइड, ठीक है। मतलब 9,000 का शेयर बच गया 900 रुपए का, इतना ही सिंपल है। अभी इससे फायदा क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता, लॉलीपॉप है। लेकिन सही में जो फायदा होता है वो भाई लिक्विडिटी में। अभी काफी सारे इन्वेस्टर्स है जिनको बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करने का था, पर उसके पास में 9,000 रुपए नहीं थे, तो वो भाई अभी लिक्विडिटी बढ़ चुकी है, 900 रुपए का शेयर हो गया, तो अभी वो 900 रुपए का शेयर परचेस कर सकते हैं। मतलब किसी बंदे को लगता है कि भाई इसके फंडामेंटल बढ़िया है, ग्रो हो सकता है, तो वो अभी इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसके कारण स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ेगी और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी को मिलेगा। अगली न्यूज निकल के आ रही है स्टेट बैंक की तरफ से, जहां पर इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है उसको गिराकर 2.5% का कर दिया। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मतलब यहां पर कुछ भी नहीं, ना के बराबर है, जहां पर आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर सकते। वैसे तो अभी लगभग 2.5% के करीब ही सीपीआई इन्फ्लेशन चल रही है, पर ऐसा हर बार नहीं होता है, हमेशा इतना ही इन्फ्लेशन नहीं रहेगा, ठीक है। अब साथ में इन्होंने क्या किया, अपने एफडी के जो रेट्स है ना, एफडी के रेट्स को भी काटा है, और उसके साथ में इनका जो लेंडिंग रेट होता है, ठीक है, लेंडिंग रेट, इसको इन्होंने काटा है पूरे 50 बेसिस पॉइंट से, ठीक है। अभी स्टॉक के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसकी अपन बात करते हैं। तो स्टॉक के ऊपर इसका ना के बराबर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करी है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपन ने रिसेंटली एक न्यूज देखी थी कि आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से अपना रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट जो होता है बैंक्स का, वो कट किया है, ठीक है। तो ये कट करने के कारण इवेंचुअली जो बैंक्स होते हैं वो भी अपना लेंडिंग रेट के साथ में ही सेविंग अकाउंट्स का इंटरेस्ट रेट भी कट कर देते हैं, साथ में एफडी के रेट्स भी नीचे आते हैं। तो नॉर्मल चीज है, और इससे क्या होगा, मार्केट में काफी ज्यादा पैसा इन्फ्लो करता है, इससे डेफिनेटली मार्केट को फायदा होता है। अभी अपना सीपीआई इन्फ्लेशन ऐसे भी डाउन है, लगभग 2.5% के करीब आ चुका है। और हमारे रेपो रेट की बात करें तो अभी भी वो 5% के ऊपर है। वैसे तो लगातार 3 बार हमको कट देखने को मिला है, पर अगर
इन्फ्लेशन इसी तरीके से लो रहती है तो आगे भी हमको और भी ज़्यादा कट देखने को मिल सकता है, जिससे इवेंचुअली मार्केट में पैसा और भी ज़्यादा फ्लो करेगा, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होगा, जिससे मार्केट काफी ज्यादा तेजी दिखाता हुआ हमको दिख सकता है। अगली खबर निकल के आ रही है टाटा मोटर्स की तरफ से, जहां पर इनका सबसे बड़ा बिजनेस जहां से आता है जैगुआर लैंड रोवर JLR, इनका बिजनेस में यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल सकती है। अभी देखो फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो टोटल रेवेन्यू जितना भी है ना टाटा मोटर्स का, उसमें से 71% जो है वो कंट्रीब्यूट किया है JLR ने। अभी ऐसा नहीं है कि भाई इनकी JLR सबसे ज्यादा बिकती है, वैसे तो इनकी बाकी पैसेंजर व्हीकल्स भी बिकती है, और बाकी 71% को हटा दे अपन तो 29% जो बिजनेस है ना यहाँ पर लाई करता है इनका टोटल कमर्शियल व्हीकल्स का और पैसेंजर व्हीकल्स का बिजनेस। ठीक है, अभी JLR इतना बड़ा कंट्रीब्यूट इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको सिंपल से टिकट साइज का पता होगा तो कोई 10 लाख की गाड़ी एक बिक रही है और उसके कंपेयर में दूसरी एक गाड़ी है जहां पर बिक रही है 1 करोड़ की गाड़ी। ठीक है, तो इसके अगर आपने लगभग 10 यूनिट ही सेल किए और यहाँ पर 1 करोड़ का 1 यूनिट भी सेल कर दिया तो यहाँ पर दोनों का रेवेन्यू इक्वल हो जाता है। तो हाई टिकट साइज फ्लैगशिप गाड़ियां होती है जैगुआर लैंड रोवर की, इसलिए मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन आता है टाटा मोटर्स में इसका ही आता है। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि इनका जो एबिट मार्जिन है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो भाई इसके पहले 2025 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो था वो भाई 8% के ऊपर हुआ करता था। ठीक है, मतलब डिसेंट नहीं है, ऐसे तो 10% होना चाहिए, पर इनकी सेल्स काफी ज्यादा डाउन हो रही थी तो उसमें कॉम्प्रोमाइज इनको करना पड़ा कॉस्ट में। ठीक है, आगे यहाँ पर एबिट मार्जिन जो है ना 2027-28 के लिए ये फोरकास्ट कर रहे हैं लगभग 5 से 7%। मतलब भाई एबिट मार्जिन में यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेंगी तो इवेंचुअली कंपनी के प्रॉफिट गिरेंगे, और अगर कंपनी के प्रॉफिट आगे गिरने वाले होंगे तो मार्केट उसको पहले ही फैक्टर इन कर लेता है। तो इस चक्कर में आज शेयर प्राइसेस में हमको पूरे 4% की गिरावट देखने को मिली। पर एक्चुअल में जितना लंबा कंसोलिडेशन टाटा मोटर्स में चलेगा ना, इन्वेस्टर्स के पास में उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमाने की। ठीक है, बाकी अपन वैल्यूएशंस की बात करें तो कमाल की बात है कि 2015 में जो टाटा मोटर्स का वैल्यूएशन था उसी के लगभग अभी 2025 में देखने को मिल रहा है। मतलब 10 साल में टाटा मोटर्स में इन्वेस्टर्स ने पैसा बिल्कुल नहीं कमाया। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं बना है, 2018, 19, 20 में जिन्होंने पैसा लगाया था उनको छप्पर फाड़ मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। पर लॉन्ग टर्म की बात करें, 2 पॉइंट्स अपन लेते हैं 10 साल के, तो यहाँ पर पैसा नहीं बना है, पर इवेंचुअली आगे पैसा डेफिनेटली बनेगा, कंपनी पैसा बनाएगी। मैं स्टॉक प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो मैं टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड हूँ पर मैं कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ईवी बिजनेस ग्रो करने वाला है, ईवी में टाटा मोटर्स जो है काफी ज्यादा एक्सपांड कर रही है, तो इसका फायदा डेफिनेटली कंपनी को मिलेगा। तो अभी अपन बात करते हैं HDFC बैंक की एक कंपनी HDB फाइनेंशियल, जिसका IPO मार्केट में आने वाला है। और कमाल की बात यह है कि इसमें शेयर होल्डर कोटा है। अभी IPO कब तक आ सकता है, इसकी डेट्स की बात करें तो बोला जा रहा है कि जून के लास्ट में, मतलब इसी महीने के लास्ट तक हमको यहां पर देखने को मिलेगा। अभी इसकी टेंटेटिव डेट की बात करें जो कि एक्सपेक्टेड मानी जा रही है, वो भाई 26 से 29 के करीब यहां पर बताया जा रहा है। अभी ये जो डेट्स है ये कंफर्म नहीं हुई है। अभी तक कंपनी ने RHP मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं किया है, जिसके कारण अभी भी अपन इसके पेरेंट कंपनी के शेयर ले सकते हैं। क्योंकि अगर कंपनी RHP में अपना शेयर होल्डर कोटा डाल देती है तो यहाँ पर हमको डेफिनेटली एक डीमेट अकाउंट से डबल अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन लगाने का चांस मिल जाएगा, जिससे हमारे अलॉटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी किसी भी स्टॉक को आपको एनालाइज करने का तो एक बढ़िया वेबसाइट है scanex.trade, जहां पर आपको न्यूज आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यहाँ पर किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए पूरा डाटा मिल जाता है, जिससे आप लोग आराम से अपना इन्वेस्टिंग का डिसीजन बना सकते हो। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है कि भाई किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। बाकी ऐसी मार्केट की अपडेट्स चाहिए, ये सीरीज में आगे चलाता रहूँ, इसलिए आप मेरे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर सकते हो, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।